हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले का जो टॉपिक्स है वो हम लोग क्या होगा, पहले ही पार्ट 1 के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर से। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव शेयर्ड our land with the past generation and will have to do so with the future generation too। कह रहा है कि हम लोग अपने पहले के जनरेशन में भी इसी लैंड को जो है हमारे पहले के जो जनरेशन के लोग हुआ करते थे वो यूज किए हैं, आज हम लोग यूज कर रहे हैं और इसी लैंड को कहीं ना कहीं हमारे आने वाले जनरेशन भी इसी लैंड को यूज करेंगे। अगर हम लोग अर्थ का बात कर रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं, तो हर कोई जो है इसी लैंड को यूज करेगा, ये बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है कि 95% जो हमारा बेसिक नीड्स है, जो हमारे ज़रूरत का चीज़ है, वो हमें क्या होता है कि लैंड से ही मिलता है। जो फूड हम लोग खाते हैं, जो क्लॉथिंग है, जो शेल्टर है ना, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वो भी लैंड पे बना है। जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी हमको क्या होता है, लैंड से ही मिल रहा है। और जो भी क्लॉथ्स जो है हम लोग पहन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमको लैंड पे ही ग्रो करके मिलता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए लैंड की जो ज़रूरत है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, कह रहा है हैव नॉट ओनली ब्रॉट द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू काउज द डैमेज। अब कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब इंसान के द्वारा बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज़ है जिससे क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और ना सिर्फ उस एक्टिविटीज़ से डिग्रेड हो रहा है, उसके बजाय जो है और जो है उसमें एडअप हो रहा है जो नेचुरल क्लाइमेटीज जो लैंड को डिग्रेड करने का काम करती थी वो भी क्या कर रहा है, अब उसका भी स्पीड बढ़ गया है। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये सारा फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लैंड को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहा है। इसको हम लोग आगे और डिटेल में देखते हैं। कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, quarrying to have the contributed significantly in the land degradation। अब कह रहा है कि इंसान के द्वारा कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो कह रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो कौन कौन से हैं? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जो जंगल का हम लोग कटाई करते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग, कह रहा है कि जब अगर हम लोग कैटल्स को है ना, पशु को जो चराते हैं, वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा चरा देंगे तो जो टॉप सरफेस है सॉइल का वो क्या हो जाएगा, उस पर घास नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा, लूज हो जाएगा। जब बारिश होगी या क्या होगा, तेज हवा बहेगा, तो ऊपर का टॉप सॉइल जो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे लैंड डिग्रेड हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि माइनिंग, जो खनन करते हैं ना हम लोग, अलग अलग मिनरल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं। जैसे कोल निकाल रहे हैं या कोई भी क्या होता है, आयरन ओर निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, हमको माइनिंग करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, लैंड को ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। कह रहा है माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर द एक्सकवेशन ऑफ द वर्क इज कंप्लीट, लीविंग द डीप स्कार्स एंड द ट्रेसेस over the burning in states like the Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, deforestation due to mining caused several land degradation। अब कह रहा है कि माइनिंग साइट्स, अब कहीं पर क्या हो रहा है कि माइनिंग हो रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि जब वो मिनरल्स को निकालते हैं तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग कैसे किया जाता है, मतलब ज़मीन को खोद के मिट्टी बाहर निकाला जाता है और मिट्टी निकाल के क्या किया जाता है, एक सुरंग टाइप का बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि अंदर जो मिनरल्स हैं उसको बाहर निकाल दिया जाए। अब कह रहा है कि जहाँ पर मिनरल्स को कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है तो उन साइट को जो है उसी तरह छोड़ दिया जाता है, उस साइट्स को जो है अब भरा नहीं जाता है, उसी तरह उसी हाल में छोड़ दिया जाता है। कह रहा है कि ये समस्या जो है वो बढ़ते जा रही है। जैसे कि जहाँ जहाँ पर क्या होता है कि मिनरल्स ज़्यादा निकलते हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जो क्या हो रहा है कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। तो इन सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन भी होते जा रहा है। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, आपको माइनिंग करना है तो माइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ के फॉरेस्ट को साफ करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो माइनिंग के लिए आपको क्या होगा, कंप्लीट उस एरिया को पेड़ मुक्त करना होगा, जंगल को साफ करना होगा। तो इस कारण से इन सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन
होते जा रहा है। अब कह रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रहा है ना। ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पशु को चराया जाता है कि जो टॉप सॉइल है उस पर घास ही नहीं रहता है, उस पर पेड़ पौधे नहीं रहते, तो जिस कारण से मिट्टी का कटाव हो रहा है। कह रहा है इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉगिंग लीडिंग टू द इंक्रीज इन द सैलिनिटी एंड द अल्कलिनिटी इन द सॉइल। अब कह रहा है कि स्टेट्स जैसे कि पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारे स्टेट्स जो हैं ये क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। तो उस वजह से यहाँ पर सॉइल को इरिगेट किया जाता है, मतलब सिंचाई की जाती है, और इतना ज़्यादा सिंचाई किया जाता है कि जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी क्या हो जाती है, सैलिनिटी हो जाती है। मतलब उसका जो टॉप लेयर है वो क्या होता है कि फ्लो कर जाता है, और जो मिट्टी में नमकीनपन है, खारापन है, वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, सॉइल एल्काइन हो जाती है, और धीरे धीरे यही की जो मिट्टी है वो क्या होती है, लैटराइट सॉइल में कन्वर्ट होते चली जाती है, जो क्या होता है कि फर्टाइल नहीं रह जाता है। अब आगे कह रहा है कि द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक द ग्राइंडिंग ऑफ द लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड द कैल्साइट एंड द सोप स्टोन फॉर द केमिकल इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द डस्ट इन द एटमोसफियर। अब कह रहा है कि जहाँ पर ग्राइंडिंग हो रहा है ना, ग्राइंडिंग मतलब पत्थर को क्या किया जा रहा है, ग्राइंड किया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीमेंट्स फैक्ट्रीज़ के लिए, लाइमस्टोन फैक्ट्री जो राजस्थान में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो इन सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है कि ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ग्राइंडिंग होने की वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पूरा मिल जाते हैं ना, जो क्या करते हैं, पूरा एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देते हैं। कह रहे इट रिस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड इन द रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज द वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड द वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब कह रहा है कि अगर हम लोग हाल के कुछ सालों का बात करें तो क्या हो रहा है कि लैंड और जो वाटर पॉल्यूशन है उसके लिए कहीं ना कहीं जो ये इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए जो भी क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या करती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, वाटर बॉडीज़ में, वहाँ पे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में ये वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा इंटायर जो वाटर बॉडीज़ है, अभी आपने हाल के दिनों में सुना होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि यमुना जो नदी है वो क्या होता है कि दिल्ली एनसीआर से होते हुए आती है, और वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो यमुना में ही रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो वाटर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूट हो जाती है। उसको क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी क्या होता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। अब कह रहा है कि बहुत सारे और भी उपाय हैं जिससे क्या होता है कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कह रहा है एफॉरेस्टेशन, मतलब एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पेड़ को काट दिया जाता है वहीं पर क्या होता है, अगर उसके जगह पर अगर हम लोग दूसरे पेड़ को लगाते हैं, जंगल को लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन, और पेड़ों को लगाना क्या होता है, एफॉरेस्टेशन। अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे अगर पेड़ों को लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एफॉरेस्टेशन के कैटेगरी में आ गया। अब कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। अब कह रहा है कि अगर हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करें, है ना, देखिए पशु के लिए ग्रेजिंग करना तो जरूरी है, लेकिन हम लोग क्या होगा, प्रॉपर अगर हम लोग क्या होगा, एक मैनेजमेंट के थ्रू, एक प्लानिंग के थ्रू अगर हम उनको ग्रेज करवाएं, चराएं, तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है प्लांटिंग ऑन द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट कंट्रोल द ओवर ग्रेजिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन द एरिड एरियाज। अब कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर बाउंड्री में जो ज़मीन है उसके बाउंड्री में क्या होगा कि किनारे किनारे पेड़ लगा देंगे, तो पेड़ क्या करेगी, मिट्टी को बांध के रखेगी, उसका जड़ जो है वो क्या करेगा, मिट्टी को बांध के रखेगा। तो जहाँ पर ग्रेजिंग हो रहा है वहाँ पर वो मिट्टी क्या होगा कि जब बारिश होगी तो उसको फ्लो करने से, बहने से क्या करेगा, उसका जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखेगा और उस मिट्टी को बहने नहीं देगा। उसी तरह अगर हम लोग बात करें जो जहाँ पर क्या होगा कि सॉइल सैंडी है ना, तो वहाँ पर अगर हम लोग बुशेस लगाएंगे, झाड़ी
लगाएंगे तो विंड के थ्रू जो है वो जो बालू है, ऊपर का जो सैंड टॉप लेयर है, वो क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। जो झाड़ी का जो जड़ है वो क्या करेगा, उस मिट्टी को पकड़ के रखेगा और वो क्या होगा, वॉश आउट होने नहीं देगा। आगे अगर बात किया जाए तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड द डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड द वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड द सॉइल डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड द सब अर्बन एरियाज। अब कह रहा है कि देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर हम लोग प्रॉपर ढंग से मैनेज करेंगे जो वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है ना, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उनको वैसे जगह पे बैरन लैंड्स, जो क्या होता है खाली पड़ा हुआ जमीन है, अगर हम लोग वहाँ थ्रो आउट करते हैं तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा, है ना। जहाँ पर क्या होता है कि माइनिंग हो चुका है और वहाँ पर क्या होता है कि माइनिंग साइट्स को उसी कंडीशन में छोड़ा जाता है, अगर हम लोग वहाँ उस वेस्ट को फिलअप करेंगे तो क्या होगा, वो फिल भी हो जाएगा और क्या होगा, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट नहीं होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे क्या होता है कि हम लोग क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं अगर हम इसको एक प्लानिंग, एक सिक्वेंस में करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है सॉइल एज ए सोर्स, कह रहा है सॉइल एज ए रिसोर्स, कह रहा है सॉइल जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। चलिए रिसोर्स क्या है, हर वो चीज़ जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि ज़्यादातर चीज़ के लिए हमको क्या होता है, सॉइल का, लैंड का ही ज़रूरत होता है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में और अच्छे से देखते हैं। कह रहा है सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। कह रहा है कि जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को क्या चाहिए, लैंड चाहिए, सॉइल चाहिए, उनको सॉइल का जरूरत होता है। जैसे हम लोग ही क्या होता है, हम लोगों को रहने के लिए, खाना खाने के लिए, अनाज उगाने के लिए, हर चीज़ के लिए क्या होता है, सॉइल की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी क्या होता है, मिट्टी की ज़रूरत है। तभी क्या होगा, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। फर्स्ट जो बेसिक थिंग्स है वो क्या है, सॉइल है। सॉइल है तभी क्या होगा, प्लांट्स ग्रो कर पाएगा। कह रहा है कि सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म द सॉइल अपॉन ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मिट्टी को देखें तो वो भी एक तरह का क्या है कि लिविंग सिस्टम है। मिट्टी को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, कुछ सेंटीमीटर जो सॉइल का जो लेयर बढ़ता है उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आप मिट्टी को कटाई हो गया या क्या होगा, लैंड डिग्रेड हो गया तो वो तुरंत में वो रिकवर हो जाएगा। उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है वो फिर से रिकवर होने में, कुछ सेंटीमीटर का हाइट बढ़ने में वो सॉइल को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, जो रॉक्स है वो ब्रेक डाउन होगा, है ना। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि वेदरिंग है, बहुत सारा प्रोसेस है जिसके कारण क्या होगा कि रॉक्स जो है वो क्या होगा, ब्रोक डाउन होगा। फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, और फाइनर होते चलते चलते क्या होगा कि सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या होगा, 1-2 साल का बात नहीं है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो तुरंत में क्या होगा कि ये रिकवर अब नहीं हो पाता है। आगे कह रहा है कि वेरियस फोर्सेस ऑफ द नेचर सच एज द चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ द रनिंग वाटर, विंड्स एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ द डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अब कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को बनाते हैं। अगर हम उन कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करें तो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, जो रनिंग वाटर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विंड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो डिकम्पोजर्स हैं वो भी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिलके क्या करते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल फॉर्म होता है। कह रहा है केमिकल एंड द ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द, अब देखिए यहाँ पर एक सॉइल प्रोफाइल दिखाया हुआ है, यहाँ पे अनवेदर्ड बेड रॉक है। मतलब बेड रॉक मतलब क्या होता है, जिससे आपका जो सॉइल है वो फॉर्म हुआ, जिससे आपका सॉइल जो फॉर्म हुआ है ना, जिस रॉक से फॉर्म हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। अब ये बेड रॉक जो है, जो बड़ा बड़ा जो रॉक्स है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल वो क्या होता है कि इससे, इसके कंपेरेटिवली क्या होता है कि थोड़ा सा टूट के स्मॉलर पीसेस में आ जाता है। कह रहा है सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स एंड सैंड्स सिल्ट क्ले। अब कह रहा है कि फिर क्या होता है, ये रॉक्स क्या होता है, समय के साथ टेम्परेचर हो गया, है ना, फिर क्या हो गया कि विंड हो गया, ये सारे फैक्टर्स क्या हो गया, ये सारे फैक्टर्स के वजह से क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो है ये क्या होता है और फाइनर
शेप में आते जाता है, मतलब छोटा छोटा होते चला जाता है। मतलब ये बहुत बड़ा रॉक था, इससे ये इसके कंपैरेटिवली क्या हो गया, अगर मानिए ये जो रॉक है ये इतना बड़ा है तो इसके कंपैरेटिवली ये छोटा हुआ, फिर ये और छोटा हुआ और ये क्या हो गया और छोटा होते चला गया। तो टॉप लेयर, अपर सॉइल लेयर। तो फिर क्या होता है कि जिस रॉक से जो है ये सॉइल बना हुआ होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट बेड रॉक कहते हैं। जिससे क्या होता है मिट्टी बनी हुई रहती है जिस रॉक से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट बेड रॉक। तो जहाँ भी आप मिट्टी देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ना कोई पेरेंट रॉक से ही वो क्या होगा, बनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब कह रहा है कि सॉइल जो है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मटेरियल्स पाए जाते हैं। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट टाइप्स। कह रहा है कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हर जगह की जो मिट्टी होती है, हर जगह की जो सॉइल होती है वो एक जैसी नहीं होती, वो एक जैसी क्या होती है, नहीं होती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कह रहा है सॉइल फॉर्मेशन में वो क्या होता है, उनका कलर अलग अलग होता है। आपको हर मिट्टी, रेड सॉइल, येलो सॉइल है ना, आपको ब्लैक सॉइल हो गया, फिर अलूवियल सॉइल हो गया, तो ये सारे सैंडी सॉइल हो गया, ये सारे सॉइल का आपको कलर अलग मिलेगा, थिकनेस अलग मिलेगा, देखने में टेक्सचर अलग मिलेगा, उनका जो एज है वो कितनी पुरानी है वो आपको अलग मिलेगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको क्या होंगे, अलग मिलेंगे। तो इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे हम लोग इंडिया में जो है सॉइल को क्या किए हैं कि उसको क्लासीफाई किए हैं। अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, तो उस ग्राउंड पे हम लोग क्या किए हैं, जो अलग अलग सॉइल्स हैं उसको क्लासीफाई किए हैं इंडिया में। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब हम लोग कैसे इन सॉइल को क्लासीफाई किए हैं इसको देखते हैं। कह रहे हैं इंडिया हैज ए वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक realms and the vegetation type, these have contributed in the development of the various type of soil। कह रहा है कि भारत में जो है अलग अलग रिलीफ फीचर्स है, अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्लाइमेट है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इंडिया में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। कहीं पे क्या है कि प्लेन्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे डेजर्ट्स हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि सॉइल के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग सॉइल के टाइप्स का बात किया जाए तो जो पहला टाइप का सॉइल है जो सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, अलूवियल सॉइल है। चलिए इनको देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग अलूवियल सॉइल के बारे में बात करें तो दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपॉर्टेंट सॉइल। कह रहा है कि अलूवियल सॉइल जो है ये सबसे ज़्यादा भारत में फैला है ना। मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, अलूवियल सॉइल है। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ अलूवियल सॉइल। कह रहा है कि जो भारत का जो क्या है उत्तरी हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो ज़्यादातर हिस्सा क्या है, अलूवियल सॉइल से ही बना हुआ है। कह रहा है दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। अब देखिए अलूवियल सॉइल जो है ये क्या होता है कि काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है। अब ये जो मिट्टी होती है ये क्या होती है कि नदी जो है वो अपने बहाव के साथ क्या होता है कि जो फाइन ग्रेन्स पार्टिकल्स होती है उसको लेके आती है, और जब बाढ़ आता है तो अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करती है, फैला देती है। तो ये मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अलूवियल सॉइल कहते हैं। और इसको फर्दर जो है 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो ये अलूवियल सॉइल आती है, इस कौन कौन से रिवर जो है इस सॉइल को लेके आते हैं, तो इंडस सॉइल। अब इंडस सॉइल और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा आती है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज। और जो अगर हम लोग बात करें ईस्ट के साइड में, तो ईस्ट के साइड में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स के द्वारा ये क्या होता है, अलूवियल सॉइल डिपॉजिट होती है। कह रहा दिस सॉइल हैव एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू एंड नैरो कॉरिडोर। कह रहा है कि ये जो मिट्टी है अलूवियल सॉइल है ये आपको गुजरात और राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। अब कह रहा है अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब कह रहा है कि कुछ हिस्सों में अगर हम लोग बात किया जाए तो ईस्टर्न घाट्स के तरफ है ना, ईस्टर्न घाट्स के तरफ भी जो है आपको क्या होगा, ईस्टर्न घाट्स और जो कोस्टल प्लेन है ना, ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट और जो
जो कोस्टल प्लेन के बीच में जो प्लेन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वहाँ पर भी आपको क्या होगा कि ये अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये कहाँ पे मिलेगी आपको, डेल्टाज है ना, महानदी और गोदावरी और कृष्णा और कावेरी रिवर्स के थ्रू जो है ये अलूवियल सॉइल लाई जाती है। चलिए अगर हम लोग मैप में देख के बात करें, है ना, अगर हम लोग मैप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ा सा हिस्सा है, ये जो बड़ा सा हिस्सा है, ये जो बड़ा सा हिस्सा है ये क्या है, अलूवियल सॉइल का हिस्सा है। ये यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हैं, कुछ हिस्सा गुजरात का भी हो गया है ना, कुछ हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुजरात का भी हो गया, कुछ हिस्सा जो है ये राजस्थान का भी हो गया, और ये इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स से होते हुए क्या होती है, ये यहाँ तक फैली हुई है। ये क्या होता है कि कुछ आप देख सकते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी जो है ये रिवर्स आपको, जो कृष्णा गोदावरी है ना, ये सारी रिवर्स क्या करती है, ये सॉइल को डिपॉजिट करती है। और ये ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन है, ये ईस्टर्न पार्ट है ना, ये ब्रह्मपुत्रा वाला रीजन है, ये ईस्टर्न पार्ट है। तो इन सारे इंटायर रीजन में जो है आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेंगे। ये जो इंटायर रीजन है यहाँ पर क्या होगा, आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें कि कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना। चलिए अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, कुछ उड़ीसा के हिस्सों में और कुछ आंध्र प्रदेश के हिस्सों में पाया जाता है। यहाँ पे असम में जो है, गुजरात के क्षेत्र में, है ना, जहाँ पे जो असम है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और जो है माइनर सा क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी आपको थोड़ा सा अलुवियल सॉइल देखने को मिलेंगे। तो ये सॉइल जो है यहाँ पर क्या होता है, इंडस नदी के द्वारा और उसके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू आती है। ये अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम लोग इस रीजन्स का बात करें तो इस रीजन्स में जो है ये क्या होता है कि गंगा हो गई, है ना, और यहाँ पर यमुना इसके पैरेलल चलती है, ये दोनों नदी है। और यहाँ नेपाल से क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ जो है वो क्या करती है, गंगा में आके मिलती है। चलिए अगर हम लोग बात करें, कोसी हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, गंडक हो गया, महानंदा हो गया, तो ये सारी बहुत सारी नदियां हैं जो क्या करती है, हिमालय से निकलती है और क्या करती है, गंगा में मिलती है, जो क्या करती है, इस रीजन्स को और फर्टाइल करती है, यहाँ पर और अलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती है। और इस वाले रीजन्स में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या करती है, गंगा रिवर जो है ये क्या होती है कि हुगली बन जाती है। यहाँ पर, यहाँ से जो ये डाइवर्ट होती है, एक पार्ट क्या होता है कि बांग्लादेश चला जाता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है कि ये वेस्ट बंगाल, जिसको हुगली के नाम से बोला जाता है, जिस पे कलकत्ता जो शहर है वो सिचुएटेड है। और यहाँ पर क्या करती है, ये सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर जो सॉइल है ये भी क्या होता है, अलुवियल सॉइल है, जो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। चलिए आगे देखते हैं। अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब कह रहा है कि अलुवियल सॉइल का अगर हम लोग बात करें तो अलुवियल सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, तो अलुवियल सॉइल में जो है वो क्या होता है, कुछ सैंड, सिल्ट और क्ले भी पाया जाता है। एज वी मूव inlands towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size। अब कह रहा है कि जैसे जैसे क्या होगा कि हम रिवर्स के बैंक, मतलब नदी के किनारे की तरफ बढ़ते जाएंगे, है ना, प्लेन्स रीजन से जैसे जैसे हम नदी के किनारे के रीजन्स में बढ़ते जाएंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स है उसका साइज जो है वो क्या होगा, बड़ा आपको मिलता चला जाएगा। कह रहा है इन द अपर कोर्स रीचेज द रिवर वैलीज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द स्लोप, द सॉइल्स ऑफ द कोर्स सच are more common in the pediment plain such as dwars, chos and terai। अब कह रहा है कि जैसे जैसे क्या होता है कि नदी क्या करती है, पहाड़ से जैसे क्या होती है कि जमीन की तरफ उतरती है ना, तो कह रही है कि वहाँ पर क्या करता है, ड्वार्स का फॉर्मेशन होता है, चौस का फॉर्मेशन होता है और तेराई का क्षेत्र होता है। तो ये क्या होता है कि हाइट अकॉर्डिंग क्या होती है कि जो रिवर्स क्या करती है, जो माउंटेन से उतरती है तो ये क्या फॉर्मेशन करती है, पहला क्या करती है, ड्वार्स करती है ना, दो नदी के बीच का जो रीजन्स हो गया, है ना, फिर चौस का फॉर्मेशन करती है और तेराई जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, दलदला क्षेत्र होता है, जहाँ पर से क्या करती है वो रिसेंटली क्या करती है, कंप्लीटली वो प्लेन्स में उतर आती है। मतलब वो रिवर्स जो है वो क्या करती है, माउंटेन से कंप्लीटली क्या करती है, प्लेन्स पे आ जाती है, समतल भूमि पे आ जाती है। तो कुछ रीजन्स जो होता है जैसे वो माउंटेन से उतरती है तो वो तेराई क्षेत्र का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे दलदला क्षेत्र रहता है। खैर आफ्टर फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और द कंपोनेंट सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेज। कह रहा है साइज के
अलावा जो है वो कह रहा है कि ये सॉइल को उसके एजेस, मतलब कितनी पुरानी मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को बांटते हैं। कह रहे अगर हम लोग इसके एज के अकॉर्डिंग बात करें तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो न्यू एलुवियल सॉइल जो है वो होगा आपको नदी के किनारे मिलेगी। हर साल क्या करती है, नदी अपने साथ नई मिट्टी को लेके आती है और अपने आसपास के रीजन में क्या करती है, स्प्रेड करती है। तो जो नदी के किनारे जो आपको मिट्टी मिलेगा वो क्या होगा, न्यू एलुवियल होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और नदी से जो दूर वाला क्षेत्र है, जो क्या होगा, बहुत समय पहले वहाँ पर मिट्टी क्या होगा, एलुवियल सॉइल स्प्रेड की थी, जो वो पुरानी हो गई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो न्यू एलुवियल सॉइल खादर हो गई और ओल्ड एलुवियल सॉइल बांगर हो गई। अगर हम उसके सॉइल के साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो द्वार्स रीजन में आपको बड़ा साइज मिलेगा, चौस रीजन में उससे छोटा मिलेगा, और तेराई रीजन में जो है वो क्या होगा, जो प्लेन्स रीजन है वहां पर क्या होगा, आपको कंपैरेटिवली क्या होगा, छोटा पार्टिकल्स मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स देन द खादर। कह रहा है इट इज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर। कह रहा है कि खादर, जो नई एलुवियल सॉइल है खादर, वो क्या होती है कि ज़्यादा फाइन होती है ना, और ज़्यादा फर्टाइल होती है बांगर से। कह रहा है अलुवियल सॉइल एज ए होल कंट्री आर वेरी फर्टाइल। कह रहा है अगर हम मोटे तौर पे देखें तो अलुवियल सॉइल जो है वो क्या होती है कि फर्टाइल होती है। द सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ द पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड द लाइम। कह रहा है कि इस मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरस और लाइम जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जो क्या होता है कि किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम लोग बात करें तो इस रीजन में शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है, पैडी मतलब जो धान का खेती होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वीट के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा सुटेबल सॉइल है। अदर क्रियल्स लाइक द पल्सेस क्रॉप। अब यहाँ पे देखिए शुगर केन हो गया, पैडी राइस हो गया, है ना, वीट हो गया, और भी जो भी अनाज हो गया, क्रियल्स हो गया, जैसे कि दलहन भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कह रहा है ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी रीजन्स ऑफ द अलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। कह रहा है कि ये जो मिट्टी होती है वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसके वजह से जो ये रीजन है यहाँ पर एग्रीकल्चरल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और ये एरिया क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। कह रहा सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। कह रहा है कि अगर हम लोग बात किया जाए जो सूखे जगह पे जो यहाँ पर ये अलुवियल सॉइल पाई जाती है ड्रायर रीजन में, तो वहाँ पर क्या होता है, ये अल्कलाइन हो जाती है ना, ये क्या होती है, थोड़ी अल्कलाइन हो जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर सिंचाई किया जाए, पानी का व्यवस्था हो सिंचाई करने के लिए, तो फिर से क्या होता है, इस वाटर मतलब क्या होगा, इस मिट्टी को उपयोग में हम लोग लाया जा सकता है। फिर से इस पे क्या होता है कि एग्रीकल्चरल वर्क को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा। चलिए अब दूसरी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल। अब इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, रेगुर सॉइल। चलिए देखते हैं। कह रहा है सॉइल आर ब्लैक इन कलर। कह रहा है कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसका कलर पे ही इसका नाम रखा गया है ब्लैक सॉइल, और इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। कह रहा है जो काली मिट्टी होती है ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ना, आइडियल मानी जाती है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। कह रहा है कि इट इज बिलीव्ड दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। कह रहा है कि मिट्टी के अलावा, है ना, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस रॉक मटेरियल को क्या किया जाता है, इस सॉइल में फॉर्म करने के लिए। मतलब अलॉन्ग विद द रॉक, है ना, पहला चीज़ क्या है, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से ही क्या होता है, कोई भी सॉइल बनती है। कह रहा है उसके अलावा यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको ब्लैक सॉइल बनाने में, इसका कलर ब्लैक होने में। कह रहा है दिस टाइप ऑफ सॉइल आर टिपिकल इन द डेक्कन ट्रैप
basalt region spread over the northwestern Deccan Plateau and made at the lava flow। कह रहा है कि ये जो मिट्टी है ये क्या होता है आपको डेक्कन प्लेट्यूज में ज़्यादा मिलेगी, दक्कन के पठार में आपको ज़्यादा मिलेगी, है ना। और ये जो है ये जो मिट्टी बनी है ये जो लावा जो ओवरफ्लो हो गया और बहुत बड़े रीजन में क्या हुआ कि ये स्प्रेड हो गया। जब ये लावा कूल डाउन हुआ तो धीरे धीरे वेदरिंग के साथ धीरे धीरे क्या हो गया ये फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट होते चला गया और क्या हो गया कि ये सॉइल में बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ब्लैक सॉइल कहते हैं। कह रहा है दे कवर द प्लेट्यूज। अब किस किस स्टेट में ये स्प्रेड है, कह रहा है कि महाराष्ट्र के पठार में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। अब कह रहा है कि ब्लैक सॉइल जो आपको महाराष्ट्र में बहुत बड़े रीजन में जो प्लेट्यू वाला रीजन है महाराष्ट्र का वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, सौराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात के रीजन में, मालवा में मिलेगा आपको। और अगर हम लोग बात किया जाए तो इसके साथ साथ जो है गोदावरी और कृष्णा वैलीज में, कृष्णा और गोदावरी के वैलीज में भी आपको क्या होगा ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। चलिए तो ये कुछ रीजन्स थे जहाँ पर क्या होता है ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके फॉर्मेशन का बात किया जाता है तो ये लावा से बनते हैं। जब ये लावा क्या होता है कि कूल डाउन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये सॉइल जो होते हैं ये क्या होते हैं ब्लैक हो जाते हैं। कह रहा था ब्लैक सॉइल आर इम्पॉर्टेंट अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। कह रहा है ब्लैक सॉइल जो होता है ये क्या होता है कि काफ़ी फाइन होता है, काफ़ी चिकना होता है, क्लेई होता है। मतलब आप जैसे क्या होता है क्ले का टॉय बना लेते हैं हम लोग, है ना। क्ले जो मिलता है जिससे क्या होता है अलग अलग शेप दिया जा सकता है, उसको टॉय बनाया जा सकता है। तो उसी तरह ये भी जो मिट्टी होती है ये क्या होती है काफ़ी चिकनी होती है। कह रहा है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब ये पानी को सोखने का जो इसका कैपेसिटी है वो क्या होता है कि दूसरे सॉइल के कंपैरेटिवली क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। कह रहा है इन एडिशन दे आर रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट। कह रहा है इसके साथ साथ जो है इसमें इस मिट्टी में आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम भी पाई जाती है। मतलब इस मिट्टी के अगर हम लोग न्यूट्रिएंट का बात किया जाए तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कह रहा है कि दिज देखिए अब अगर हम लोग ब्लैक सॉइल का बात करें तो ब्लैक सॉइल जो है आप देख सकते हैं देखिए ये जो रीजन है ना, गुजरात के कुछ रीजन्स में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिले। ये इंटायर क्या हो गया ज़्यादातर कोस्टल रीजन को अगर हम छोड़ दें महाराष्ट्र का तो यहाँ पर ये जो है इतना बड़ा रीजन जो है ये क्या होता है ब्लैक सॉइल पाया जाता है। यहाँ पर ये रीजन जो है ये कंप्लीट रीजन जो है यहाँ पर क्या हो गया सौराष्ट्र का रीजन हो गया, मालवा का रीजन हो गया, महाराष्ट्र का रीजन हो गया, है ना। तो इन सारे क्षेत्र में क्या होगा आपको कृष्णा गोदावरी के रीजन्स का बात किया जाए वहाँ के वैलीज में भी आपको क्या होगा ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ये जो है पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। मतलब प्लेट्यूज जहाँ पे है, पठार जहाँ पे, वहाँ पर क्या होता है आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मैप में भी क्या होगा इसको लोकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपको क्या होगा सॉइल को इंडिया के मैप में लोकेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको एग्जैक्ट जो है क्या होगा याद रखना होगा कि ये जो है ये क्या होगा पेनिनसुलर प्लेट्यूज वाले रीजन में है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पर क्या हो गया गुजरात के कुछ रीजन्स में है। अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा ये कर्नाटका के कुछ रीजन्स में है और मालवा के कुछ रीजन्स में है, सौराष्ट्र में है। तो इन सारे रीजन्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, आप क्या होगा मार्क कर लेंगे आराम से ब्लैक सॉइल को। चलिए अब कह रहा है कि सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। अब कह रहा है कि ये मिट्टी क्या होती है कि इसमें फॉस्फोरस का कमी होता है। ये मिट्टी जो है इसमें क्या होता है फॉस्फोरस कंटेंट में कमी होती है। दे डेवलप ए डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर विच हेल्प इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। दिस सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। अब कह रहा है कि ये मिट्टी जो होती है जब ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है तो ये बिल्कुल फट जाती है। ये बिल्कुल क्या होती है कि ये मिट्टी क्या होती है कि फट जाती है, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाता है। जिस क्रैक्स के वजह से क्या होता है कि सॉइल के अंदर तक जो है आराम से एयर पहुंच जाता है, जिसको हम लोग एरेटेशन ऑफ द सॉइल बोलते हैं, है ना। जिस वजह से क्या होता है कि ये
इसके प्रॉपर क्या होता है, इसको हवा मिल जाता है। और जो है ये क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पानी जैसे इस पे पड़ता है तो ये काफ़ी स्टिकी हो जाती है, चिपकने लग जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, मतलब पहला शावर्स मतलब हल्की बारिश के बाद ही इसको प्लो कर लिया जाता है। नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो पाएगी तो क्या होगा, इसको टिल कर पाना मतलब इसको जोत पाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्या होती है, चिपकने लग जाती है। चलिए अब अगर हम लोग आगे बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन द एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द साउथ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम लोग रेड सॉइल का बात करें तो रेड सॉइल जो है ये क्या होती है, जहाँ पर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स आपको देखने को मिलेगा, तो उसी रॉक से जो है क्या बनती है, रेड सॉइल बनती है। तो ये जो रेड सॉइल है वो वैसे रीजन में होता है जहाँ पर क्या होता है, कम वर्षा होती है, जहाँ पर क्या होता है, कम वर्षा होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का। चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ईस्टर्न है ना, ये साउदर्न पार्ट में आप जो रेड वाला शेड देख रहे हैं, ये जो रेड वाला कंप्लीट शेड है, ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है कि ये रेड वाला जो रीजन है ये क्या है, यही है रेड एंड येलो सॉइल। ये क्या हो गया, ये कंप्लीट रेड एंड येलो सॉइल वाला रीजन है। तो कुछ हिस्सा क्या होता है महाराष्ट्र में, और बाकी जो है ये क्या होता है कि पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट में, मतलब साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको ये सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, आपको ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी क्या होगा, ये आपको देखने को मिलेगी। चलिए कह रहा है येलो एंड द रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स along with the predominant जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब कह रहा है कि इसके साथ साथ जो है येलो और रेड सॉइल जो है ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा रीजन्स में भी जो है ये आपको मिलेगी, और वेस्टर्न घाट्स में भी जो है रेड एंड येलो सॉइल आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि ये जो सॉइल होता है ये रेड जो होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। अब कह रहा है कि इसका जो रेड कलर होता है, ये क्वेश्चन आपसे जो है ये पूछा जाएगा कि रेड कलर जो हो जाता है, ये रेड कलर जो होता है ये क्यों होता है। कह रहा है कि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। कह रहा है इसमें क्या होता है कि आयरन का क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है, ये डिफ्यूज कर जाता है। कह रहा आयरन जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, लाल हो जाता है। और ये येलो तब हो जाता है जब क्या होता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, तो क्या होता है, इसका कलर येलो रहता है। और जब इसमें आयरन क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टाइप का सॉइल है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो है ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड्स जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक्स, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रिक्स। अब कह रहा है कि लैटराइट सॉइल जो होता है, कह रहा है अंडर द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई। कह रहा है कि ये वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, कभी बारिश होती है और कभी क्या होता है, सूखा होता है, मतलब बारिश सूखा ऐसा पैटर्न जहाँ पे चलता है वहीं पर क्या होता है, ये आपको लैटराइट सॉइल देखने को ज़्यादा मिलती है। कह रहा है ये सॉइल जो होता है रिजल्ट ऑफ द इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। कह रहा है कि यहाँ जो लैटराइट सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, टॉप लेयर वॉश आउट हो जाता है और सॉइल क्या होता है, एल्कलाइन हो जाती है, तो वहीं पर क्या होता है, लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही क्षेत्र में क्या होता है, लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ द इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन। लैटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप, वेरी डीप एसिडिक। अब कह रहा है कि ये जो लैटराइट सॉइल होती है ये क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है, काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, ये एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। और इसका जो अगर हम लोग पीएच वैल्यू बात करें तो ये 6 से कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये एसिडिक हो गई। कह रहा है जनरली डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट एंड अकर मोस्टली इन द साउदर्न स्टेट्स। कह रहा है कि ये मिट्टी में जो है ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, कोई भी तरह का वेजिटेशन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि ये किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है,
तो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में, उड़ीसा हो गया, कुछ वेस्ट बंगाल के रीजन में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में आपको लेटराइट सॉइल, जहाँ पर क्या होता है हैवी रेन होता है ना। ड्राई और वेट सीजन का क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। अल्टरनेटिव वे में क्या होता है, पहले बारिश होगा, फिर सूखा होगा, फिर बारिश होगा, फिर सूखा। तो और हैवी रेन के कारण क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। ये सॉइल क्या होता है, एसिडिक कन्वर्ट हो जाती है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है 6 से कम हो जाता है, और इसमें न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होता है काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। Where these soils support the deciduous forest and evergreen forest, it is humus rich but under sparse। अब कह रहा है कि ये इन क्षेत्रों में जो है आपको क्या होगा, डिसीडियस और एवरग्रीन सदाबहार जो है ये क्या होगा, ये जंगल आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ पर वैसे रीजन्स में, वैसे लेटराइट वाले रीजन्स में जहाँ पर क्या होगा, ह्यूमस मतलब नमी बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्पार्सली होती है ना, बहुत ज़्यादा घना बोल के नहीं होगा। It is generally humus poor. They are prone to the erosion and degradation due to their position of the landscape. After adopting appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, these soil are very useful for growing tea and coffee। अब कह रहा है कि सॉइल का जो लोकेशन होता है ना, ये ज़्यादा क्या होता है, स्लोपी रीजन्स में होती है, जिसको क्या होगा, अगर प्रॉपर ढंग से अगर हम लोग मैनेज करें, है ना, प्रॉपर ढंग से अगर हम लोग मैनेज करें तो क्या हो पाएगा, यहाँ पर हम लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो है, यहाँ पर जैसे क्या हो गया, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाला जो रीजन्स है, यहाँ पर तमिलनाडु वाला रीजन्स है, यहाँ पर टी और कॉफ़ी को जो है आराम से उगाया जा सकता है। कह रहा है कि रेड लेटराइट सॉइल जो है ये क्या होता है, रेड लेटराइट सॉइल जहाँ पर क्या होगा, आयरन का कंटेंट ज़्यादा होगा लेटराइट सॉइल में, वहाँ वो जो है आपको तमिलनाडु में मिलेगा, आंध्र प्रदेश और केरला में मिलेगा, जहाँ पर क्या होता है, कैस्यू नट्स, जहाँ पर क्या होगा, काजू को उगाया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ये बेकार होती है, इसको टेक्नोलॉजी के मदद से, है ना, और कुछ रीजन्स में जो है यहाँ पर क्या होता है, टी, कॉफ़ी और कैस्यू नट्स को भी ग्रो किया जाता है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, साउदर्न स्टेट्स में पाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका वाले रीजन्स में जो है ये सॉइल जनरली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो एरिड सॉइल, एरिड सॉइल जो होती है वो क्या होता है, रेड टू ब्राउन होती है, मतलब इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड से ब्राउन, मतलब क्या होता है, रेडिश से ब्राउनिश कलर के बीच में ही इसका कलर लाई करता है एरिड सॉइल का, और ये सैंडी होती है, मतलब बलुआही टाइप की होती है। और ये जो सॉइल होता है ये क्या होता है, सैलाइन इन नेचर, मतलब इसमें क्या होता है, खारापन होता है, नमकीन होता है। कह रहे कुछ रीजन्स में अगर बात करें तो सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर। कह रहे कुछ रीजन्स में जहाँ पर एरिड सॉइल पाया जाता है वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि इवापोरेशन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण के मदद से हम लोग इससे क्या करेंगे, सॉल्ट को निकाल सकते हैं, सॉल्ट को पाया जा सकता है। चलिए, कह रहे ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर, दिस सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। कह रहा है कि इस रीजन में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है, बारिश नहीं होती है ना, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ आपकी मिट्टी में आपको मॉइस्चर कंटेंट, नमी आपको नहीं पाई जाती है। अब कह रहा है कि लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय द कंकड़। कह रहा है इसमें क्या होता है कि जो लोअर हॉरिजन, मतलब अगर मिट्टी के जस्ट नीचे का बात करें तो उसमें आपको सॉइल पार्टिकल्स जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी बड़ी कंकड़ के फॉर्म में मिलेगा। कह रहा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स द कंकड़ लेज फॉर्मेशन इन द बॉटम ऑफ द हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशन, दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एंड हैज़ बीन इन द केस वेस्टर्न राजस्थान। कह रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉटम वाला रीजन है यहाँ पर क्या होता है कि कंकड़ का लेयर हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि निचला हिस्सा, जो टॉप के जस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर क्या होता है, कंकड़ का लेयर हो जाता है, जो क्या करता है कि इनफिल्ट्रेशन, मतलब पानी को क्या करती है, रोकती नहीं है, सोखती नहीं, मतलब जो भी पानी है वो क्या होगा, सीधा का सीधा क्या होगा, नीचे चला जाएगा और नीचे बॉटम की तरफ चला जाता है, जो क्या होता है वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है।
अब कह रहा है कि ऐसी भी सॉइल को अगर हम लोग अच्छे ढंग से इरिगेट करें, सिंचाई करें, तो इसको कल्टिवेबल फॉर्म में लाया जा सकता है। कुछ जो वेस्टर्न राजस्थान के रीजन्स में है, यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि अगर हम लोग प्रॉपर ढंग से इरिगेट करें तो इस मिट्टी पर भी फसल को उगाया जा सकता है। अब आगे बात हो रहा है फॉरेस्ट सॉइल। तो नाम से ही क्लियर है कि वैसा सॉइल जो क्या होता है फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेस्ट सॉइल कहेंगे। कह रहा है कि ये सॉइल जो है ये क्या होता है हिली और माउंटेन्स रीजन्स में पाया जाता है, जहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ये सॉइल पाया जाता है हिली और माउंटेन्स रीजन में। कह रहा है सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। They are loomy and silty in valley sides and coarse grain in the upper slopes। अब कह रहा है कि ये सॉइल जो होती है वो क्या होता है कि लूमी होती है, सिल्टी होती है, वैली मतलब क्या होता है चिकनी होती है, थोड़ी महीन होती है जब ये घाटी में होती है। और अगर हम लोग ऊपर का बात करें तो क्या होता है कि अपर स्लोप में, मतलब ऊपर के स्लोप के ऊपर पार्ट में, अगर जैसे ये स्लोप है, अगर हम लोग ऊपर के पार्ट का बात करें तो ये ग्रेन्स के फॉर्म में रहती है। ये क्या होता है दानादार होती है, लेकिन जैसे जैसे जो ये नीचे आती है तो क्या होता है इसका क्या होता है पार्टिकल्स क्या होता है और फाइनर होते चला जाता है। कह रहा है इन द स्नो कवर्ड एरियाज, कह रहा है कि वैसा रीजन जहां पर क्या होता है ये बर्फ से ढका होता है, हिमालयाज दिस सॉइल एक्सपीरियंस denudation and the acidic and the low humus content the soil found in the lower part of the valleys particularly on the river terraces are alluvial fans and fertile। कह रहा है कि वैसा जगह जहाँ पर क्या होता है ये completely स्नो कवर्ड होती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है ये एसिडिक हो जाती है। जहाँ पर क्या होता है आपको कोई भी क्या होगा वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्या होगा कोई मॉइस्चर कंटेंट आपको देखने को मिट्टी में नहीं मिलेगी, जहाँ पर क्या होता है ये कंप्लीटली बर्फ से ढकी हुई रहती है। लेकिन अगर हम लोग इसके निचले भाग का बात करें, अगर ये जो सॉइल है ये क्या होता है अगर घाटी में है ना, घाटी क्या होता है दो हिल्स के बीच का जो रीजन्स होता है, दो हिल्स के बीच का जो रीजन्स होता है ऐसे वाला रीजन्स भी शेप्ड का रीजन, तो वहाँ पर क्या होती है ये थोड़ी फर्टाइल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अलूवियल फैंस, मतलब जो रिवर से फ्लो होते हुए क्या होते हैं कि कुछ अलूवियल पार्टिकल्स होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है ये उसके कंपेरेटिवली क्या होती है थोड़ी फर्टाइल होती है। चलिए अगर हम लोग आगे बात करें तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब कह रहा है कि मिट्टी को कैसे, सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है मिट्टी का इरोजन कैसे होता है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है और हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे उस सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। कह रहा था डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉइल इरोजन। कह रहा है कि अगर लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है पानी के कारण, तेज हवा के कारण क्या हो रहा है कि अगर मिट्टी का क्या हो रहा है कटाव हो रहा है, बहाव हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सॉइल इरोजन कहते हैं, है ना। जब आप देखे होंगे क्या होता है कि जब बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो आप क्या होता है रोड के किनारे जो मिट्टी जो गड्ढा रहता है उसमें क्या होता है बारिश का पानी भर जाता है ना। कहीं कहीं पे पानी क्या होता है बहाव तेज रहता है तो वो अपने साथ क्या करती है मिट्टी को भी काट के लेके चली जाती है। बहुत बार क्या होता है हमारे बिहार में क्या होता है कि बाढ़ आता है, ये जो हमारा क्या होता है नॉर्दर्न बिहार है यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, और कुछ क्या होता है इसका हिस्सा जो है ये क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें तो साउदर्न बिहार की तरफ भी आ जाता है। तो साउदर्न बिहार या नॉर्दर्न बिहार का बात करें तो क्या होता है कि जो फ्लड होती है, जो बाढ़ का पानी आता है, तो वो अपने साथ क्या करती है मिट्टी को कटाव कर देती है, मिट्टी को क्या करती है काट देती है। बहाव के कारण क्या होता है मिट्टी कट जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं सॉइल इरोजन कहते हैं। The processes of the soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is distributed due to the human activities like the deforestation, overgrazing, construction, mining, etc. अब कह रहा है कि ये क्या करती है, अब जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम लोग बात करें फैक्टर्स के बारे में तो क्या होता है डिफोरेस्टेशन, पेड़ों का काटना जिससे मिट्टी ढीली पड़ जाती है और क्या होता है पानी के बहाव के कारण वो बहती चली जाती है। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा अगर पशु को अगर हम लोग मिट्टी में चरा देंगे तो क्या होगा टॉप लेयर क्या होगा आराम से वॉश आउट हो जाएगा, वहाँ पर भी सॉइल इरोजन हो जाता है। जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहाँ पर भी मिट्टी क्या होती है ढीली हो जाती है, वो भी पानी के बहाव के कारण या हवा के बहाव के कारण क्या होती है कट जाती है। या तो क्या हो गया अगर माइनिंग वर्क भी हो रहा है तो वहाँ पर भी ये फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
कह रहा है वाइल नेचुरल फोर्सेस, कह रहा है कि कुछ नेचुरल फोर्सेस प्राकृतिक कारण भी होती है, जैसे क्या हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन। कह रहा है ये सारे फैक्टर्स जो हैं नेचुरल फैक्टर्स है जिसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। अब कह रहा है रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स द डीप चैनल इज कॉल्ड द गलीज। अब कह रहा है कि जो बहता हुआ पानी है ना, जो बहता हुआ पानी है वो मिट्टी को जो काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलीज फॉर्मेशन। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है कि बारिश, आप देखेंगे कि नदी जो बहती है ना, नदी जो बहती है तो वो क्या होता है कि जंगल होते हुए भी बहती है ना, कहीं पर खेत जंगल, वो क्या होता है कि जब किसी शहर में आती है, आप ज़्यादातर क्या होता है उसी घाट पे जाते हैं, शहर में जाते हैं ना जहाँ पर घाट बना हुआ रहता है या गांव में। लेकिन ये नदी क्या होती है, हर रास्ते से गुजरते हुए आती है। तो आप देखे होंगे कि जो मिट्टी होती है वो अपने, नदी जो होती है वो क्या करती है अपने किनारे में, जो ये देखे होंगे कि मिट्टी को भी क्या करती है, काट लेती है। जब इसका बहाव बढ़ता है तो इस रीजन्स में भी क्या करती है, ये मिट्टी को अपने साथ काट लेती है। तो ये क्रैक्स आप देख सकते हैं ना, तो इस तरह का भी शेप्ड का जो ये क्रैक्स होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गलीज इरोजन। मतलब क्या होता है, मिट्टी जो बह जाती है पानी के बहाव के कारण और क्या करती है, गली का फॉर्मेशन करती है। कह रहा है लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नॉन एज बैड लैंड। कह रहा है कि ये जो लैंड होता है ये क्या होता है कि अब कल्टीवेशन योग्य नहीं रह जाता है, इसीलिए हम इसको बैड लैंड्स कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको क्या होगा, चंबल के क्षेत्र में है ना, चंबल के क्षेत्र में आपको मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कह रहा है चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड द रेवाइंस, समटाइम्स वाटर फ्लो एज ए सीड्स ओवर द लार्ज एरिया डाउन। अब कह रहा है कि अगर कभी कभी क्या होता है, मिट्टी का ऊपर का लेयर पानी बहा के लेके चली जाती है, जो टॉप लेयर है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। मतलब ऊपर के लेयर को मिट्टी क्या करती है, मिट्टी का बहा के क्या करती है, पानी लेके चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। देखिए ये क्या हो गया कि गली फॉर्मेशन हो गया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, जो ये जो है ये क्या हो गया, पानी के बहाव के कारण क्या होता है, मिट्टी गली के फॉर्म में कट जा रही है ये, तो क्या हो गया, गली फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, जब पानी क्या हो गया बह के निकल जाती है तो ये पूरा का पूरा मिट्टी जो है इसमें क्या होता है, रास्ता हो जाता है पतला पतला गली के टाइप का। बहुत सारा गलीज क्या होता है कि एक बहुत मोटे गली में जाके क्या होता है, मिल जाता है ना। ये आप देख सकते हैं कि ये पतली पतली क्या हो गया, गली फॉर्मेशन हो गया। जो क्या हो गया, वाटर इधर से फ्लो करते हुए क्या हो गया कि मिट्टी को बहा के, ये बहुत गड्ढा हो जाता है जिसके क्या करती है, ये बहा के लेके चली जाती है और यहाँ पर क्या होता है, गली फॉर्मेशन हो जाता है। अब सीट फॉर्मेशन क्या होता है कि जो टॉप लेयर होता है, कह रहा है विंड ब्लोज द लूज सॉइल ऑफ द फ्लैट स्लोपिंग लैंड आर नॉन एज द विंड इरोजन। अब कह रहा है कि जब क्या होता है कि तेज हवा मिट्टी के ऊपर के लेयर को बहा के लेके चली जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज काउज ड्यू टू द डिफेक्टिव methods of farming, plowing in a wrong way up and down the slope in the channels for the quick flow of water leading to the soil erosion। अब कह रहा है कि soil erosion जो है ये क्या करती है, अगर हम लोग प्रॉपर ढंग से अगर हम लोग क्या करेंगे, खेत को प्लो नहीं भी करेंगे तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके इरोजन में। कह रहा है प्लोइंग along with the contour lines can decelerate the flow of water एंड द स्लो, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टर प्लोइंग। आप देखेंगे कि खेत के किनारे में क्या होता है, मिट्टी का बाउंड्री होता है जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में क्या होता है, अड्डा बोलते हैं। तो क्या होता है, हर फील्ड में मतलब खेत में आप जाइएगा तो क्या होगा, मिट्टी का क्या होता है, चौड़ा चौड़ा पार्ट होता है। अब ये क्या करती है, ये इरोजन को रोकने का काम करती है। अगर विंड इरोजन हो रहा है तब भी क्या होगा कि विंड के साथ क्या होगा, ये मिट्टी बह के आ रही है और उस मिट्टी के जो बाउंड्री है उससे वो टकराती है तो वो मिट्टी वहीं पे रह जाती है। अगर वाटर के साथ भी वो क्या करेगी, सॉइल फ्लो करेगी तो क्या होगा, उस बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, चाहे वो क्या होगा विंड के थ्रू हो चाहे वो वाटर के थ्रू हो। तो ये क्या होगा, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होता है। अगर कंप्लीट क्या होगा कि वो बाउंड्री लेस होगा, है ना, मिट्टी का आप ब्लॉक्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो बाउंड्री नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो वॉश आउट हो जाएगा। कह रहा है टेरेस कल्टीवेशन डिस्ट्रिक्ट्स द इरोजन।
अब टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, जो हिली एरियाज होता है ना, वहाँ पर क्या होता है सीढ़ी नुमा, है ना, मतलब स्लोप्स को कट करके क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा टेरेस बनाया जाता है। कह रहा है कि सेंट्रल हिमालयाज है वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो ओवर द क्रॉप्स। अब कह रहा है कि क्रॉप्स का जो फील्ड होता है उसके उसके बाद में क्या होता है, बाउंड्री जो बनाया जाता है वो क्या होता है कि ग्रासेस लगाया जाता है ना, ग्रासेस का स्ट्रिप लगाया जाता है, मतलब घास का धारी लगाया जाता है मोटा मोटा, जिससे क्या होगा कि इरोजन ना हो सके। अगर जो मिट्टी बहते हुए ऊपर से आ रही है वो क्या होगा कि वो घास के जड़ के कारण क्या होता है वो मिट्टी वहीं पर रुक जाती है और क्या होता है वो वॉश आउट नहीं हो पाता है। दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ द विंड एंड द मेथड इज नॉन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। Planting lines of trees create shelter to the work in the similar way rows of such trees called the shelter belts। अब कहीं कहीं पर क्या किया जाता है कि लाइन से एक पेड़ का धारी लगाया जाता है, मतलब लाइन से पेड़ को लगाया जाता है। पेड़ क्या करती है, लाइन से जैसे हम एक बाउंड्री में लगा देंगे तो वो क्या करेगा कि सॉइल के इरोजन को रोकेगा, है ना, चाहे वो क्या होगा विंड इरोजन हो चाहे वो वाटर से इरोजन हो, तो क्या होगा उसका जो रूट्स है वो क्या करेगा मिट्टी को पकड़ के रखेगा, उसको वॉश आउट होने नहीं देगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम लोग बात करें तो शेल्टर बेल्ट्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, तो शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है जहाँ पर ट्रीज को, है ना, जहाँ पर ट्रीज को हम लोग क्या करेंगे शेल्टर के रूप में लगाते हैं, रोज में लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। कह रहा है शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स एंड स्टेबिलिटी इन द डेजर्ट वेस्टर्न इंडिया। अब कह रहा है कि डेजर्ट वाले रीजन में, है ना, डेजर्ट वाले रीजन में जो है ये जहाँ पर क्या होता है कि शेल्टर बेल्ट्स ज़्यादा लगाए जाते हैं, मतलब पेड़ों को क्या किया जाता है लाइन में लगाया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये सैंड्स जो है ये विंड के थ्रू क्या होगा कि ब्लो अप नहीं हो जाए, ये क्या होगा बह ना जाए, वॉश आउट ना हो जाए। तो वहाँ पर क्या होता है ये किस रीजन में पाए जाते हैं ज़्यादातर, वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान में क्या होता है डेजर्ट्स ज़्यादा है, तो ये उस रीजन्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग गलीज का बात किया जाए तो ये चंबल में ज़्यादा आपको मिलेंगे, मध्य प्रदेश वाला रीजन में, ग्वालियर वाला क्षेत्र में आपको क्या होगा कि ये मिलेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 जो है ना, ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यहाँ पे पार्ट 2 के साथ कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर्स को लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरह हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे इस चैनल पर क्लास 10th का। धन्यवाद, जय हिंद।